Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and welcome to our channel KFA Legal. Today we are going to do another case in our series of top 100 case summary. The name of the case is Kulandi Sami and another versus state represented by its inspector of police. This case relates to section 482 of CRPC. 482 of CRPC अब 528 हो गया है. We know that it talks about the inherent power of the High Court. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या था? What was the question in this case? The issue was whether the High Court can exercise power under section 482 CRPC to quash an FIR even when the investigation is at preliminary or infancy stage. मतलब ये था कि क्या FIR हुई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तुरंत, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल FIR वॉज लॉज्ड, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुआ था कि एक पार्टी हाई कोर्ट चली आई और हाई कोर्ट में आके उसने कहा कि हाई कोर्ट शुड कॉश द FIR. किस लिए? किसके अंदर? सेक्शन 482 जो कि अब सेक्शन 528 ऑफ BNSS हो गया है. तो ये बात आई कि हां, सेक्शन 482 क्या होता है? वी नो दैट सेक्शन 482 कहता है कि नथिंग इन दिस कोड शेल बी डीम टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी. किस लिए? टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट. 1 minute. हेलो, आई विल कॉल यू. To give effect to any order under this code or to prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the end of justice. सिंपल सी बात है कि अगर उनको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो रहा है या फिर कोई इफेक्ट जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट का वो इफेक्ट में नहीं आ रहा है जो अंडर दिस कोड, या फिर अब्यूज ऑफ प्रोसेस लग रहा है इनको कोर्ट का कि कोई भी चीज चल रही हो, किसी उस चीज से कोई व्यक्ति परेशान हो रहा हो. क्यों? बिकॉज द पर्सन इज मिसयूजिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और या फिर उनको लग रहा हो कि जस्टिस नहीं हो रहा है. तो इन तीनों केसों में आपको क्या करना है? आपको मतलब हाई कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करके कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो वो भी यहीं पे होता है. FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, एप्लीकेंट कहता है कि सर फर्जी FIR करा दी गई, मैं वहां था भी नहीं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर पुरानी रंजिश के कारण हमारे ऊपर FIR करा दी, पुलिस को पैसा दे दिया, पुलिस ने FIR लिख दी. अब आपको पता है कि FIR से लेके आखिरी तक जब तक पहुंचेंगे तब तक हम रोज हरेस किए जाएंगे. तो इसलिए आप 482 का यूज करिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस आप इस FIR को कॉश कर दीजिए. ये आके वो 482 में चले जाते हैं. फिर कोर्ट क्या देखती 482 में? 482 में कोर्ट देखती है कि क्या अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा जाए, अगर इस इन्वेस्टिगेशन को चलने दिया जाए, तो क्या ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होगा या नहीं होगा. ये कोर्ट देखती है 482 में. वो कैसे देखती है? FIR के फैक्ट पे. मान लो कि एक ऐसा FIR लिखवाया गया है कि वो रात में आया और रात में आके उसने उसको गोली मार दी दूसरे व्यक्ति को, और बाद में पता चलता है कि पहली बात तो जिस व्यक्ति के ऊपर गोली चली है वो कहीं और था और जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो कहीं और था, और दोनों के बीच का डिफरेंस इतना था कि एक रात में पूरा नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई एलिबाई मिल गया, या फिर कोई ऐसा फैक्ट आ जा रहा है जिससे प्राइमा फेसी लग रहा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा. बाय जस्ट रीडिंग द FIR द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन दैट नो offense is being made out even if we take all the fact which are there on the FIR on its face value. हम सब मान लें जो FIR में लिखा है, फिर भी तो कोई ऑफेंस नहीं हो रहा है कि सर मैं गया, मैंने इसको 2 घंटा मारे, इसने मुझे 1 मार दिया, सर इसका FIR करा दीजिए. अरे इसमें ऑफेंस कहां हो रहा है? वो तो सेल्फ डिफेंस में मारा है आपको. तो जब कोर्ट को यह लगता है कि कुछ ऐसा FIR में दे रखा है जिससे कोई भी ऑफेंस नहीं हो रहा है, या फिर इनजस्टिस हो रहा है उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा फंसाया जा रहा है और प्राइमा फेसी भी कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो वो कॉश कर देती हैं 482 का यूज करके. तो अब क्वेश्चन ये आया कि क्या प्रिलिमिनरी स्टेज पे भी किया जा सकता है? क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट कभी देखे कि क्या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, क्या चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन बिना देखे कुछ क्या शुरुआत के स्टेज में कर सकता है? तो द आंसर इज यस. आंसर यस क्यों है? क्योंकि भाई कोर्ट को अगर लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, सेक्शन 482 की पावर बहुत वाइड है,
बहुत वाइड है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है तो कोर्ट कुछ भी कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंक्लूड हो जाए इन्वेस्टिगेशन उसके बाद ही कॉश करेगी, या चार्जशीट सबमिट हो जाए तभी कॉश करेगी, नहीं। इवन एट द स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुआ है, द कोर्ट कैन कॉश द एफआईआर एंड दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। अब ये इससे इस केस के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन। तो पहले देख लेते हैं इसको कि कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने मेरिट पे नहीं देखा था। कोर्ट ने जब 482 की पिटीशन फाइल हुई होगी, एप्लीकेशन फाइल हुआ होगा, तो उन्होंने मेरिट पे नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, एट दिस स्टेज वी डोंट वांट टू गो इनटू द मेरिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देयर इज नो एब्सोल्यूट बार ऑन इंटरफेरेंस अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी इवन एट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Supreme Court criticized the High Court for not considering the matter on merit and for an unheard of approach in para 7 of the impugned order। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इतनी शुरू में हम सुनेंगे ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि if the facts are such that an FIR can be caused even at the preliminary stage, then you should go for it, then you should quash it। और इसलिए उन्होंने वापस उसको कर दिया। तो ये सेक्शन 482 की बात हो गई, इस केस की बात हो गई। अब हम बात आती है तीन चीजों की, जो कि है इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन। देखो, जैसे ही एफआईआर लॉन्च की जाती है, जैसे ही एफआईआर लॉन्च की जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद चार्जशीट सबमिट होती है, उसके बाद कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल चीज होती है कि आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जगह पर जाएगा, वो वहां पे जाके स्पॉट पे जाएगा, वो वहां पे एविडेंस कलेक्ट करेगा, वो वहां पे सबके स्टेटमेंट लेगा, ही विल डू एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद वो चार्जशीट फाइल कर देगा। अब जहां चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, तो अब इंक्वायरी चलेगी, उसके बाद ट्रायल होगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मान लो कि चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई किसी मैटर में, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं, देयर आर एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट नहीं किए हैं और अब उनको कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। अब उनको कोर्ट के सामने लाया जा सकता है, लेकिन चार्जशीट तो सबमिट हो गई। तो फिर आईओ क्या करता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसमें, सेक्शन 193(9) है अब बीएनएसएस का, और सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 था सीआरपीसी का। ठीक है, तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, जैसे ही एफआईआर हुई और चार्जशीट के बीच में जो भी हुआ वो इन्वेस्टिगेशन है। एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, कोर्ट में मैटर पहुंच गया, कॉग्निजेंस ले लिया गया, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और भी हो सकता है। पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही नहीं, कोर्ट को भी लग सकता है कभी कभी कि कुछ और एविडेंसेस चाहिए, तो वो वहां पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होता है। अब बात यह आती है कि फर्दर, देखो मीनिंग क्या इन्वेस्टिगेशन का है, प्रोसीडिंग बाय पुलिस टू कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम एफआईआर टू फाइनल रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस विद एफआईआर एंड विद पुलिस रिपोर्ट। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, चाहे चार्जशीट हो या एफआईआर हो, मतलब क्या कहते हैं उसको, फाइनल रिपोर्ट, जिसमें कि आप ये सबमिट करते हैं कि नो ऑफेंस वाज कमिटेड, क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं उसको कहीं कहीं। तो अगर चाहे क्लोजर रिपोर्ट हो या चार्जशीट हो, वो जैसे ही सबमिट हुई तुरंत इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक स्कोप रह जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। वो कब आता है, वो तब आता है जब ये लगता है कि देयर शुड बी सम एडिशनल प्रूफ आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। सेम, अब बात क्या आ जाती है कि क्या पुलिस अपने आप कर सकती है, क्या पुलिस अपने आप कर सकती है। इसके लिए जब हम सीआरपीसी में जाते थे तो हम पढ़ते थे 173 का, सेक्शन 173 का डी पढ़ते थे, तो लिखा होता था कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन दिस हैज बीन फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑब्टेन फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही शैल फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट। सिंपल सी बात थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस एक्ट में या इस कोड में जो प्रिवेंट करता हो पुलिस ऑफिसर को कि उसको अगर कोई एविडेंस मिलता है, चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट, तो वो कोर्ट नहीं ले जा सकता है वो एविडेंस। वो ले जा सकता है, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकता है। लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं करता कि क्या वो सू मोटो ये काम कर सकता है, क्या ये सू मोटो कर सकता है। मतलब चार्जशीट सबमिट हो गई है, वहां पे इंक्वायरी चल रही है, पुलिस वाला आईओ बाहर बैठा हुआ है, उसको मिल जाता है कोई एविडेंस, क्या वो खुद इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है या फिर उसको मजिस्ट्रेट की
परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए केस लॉस थे, लेकिन जब बीएनएस आया तो उसमें 193 के 9 में इसके लिए एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया है। और वो प्रोविजो क्या कहता है, सेम चीज है ये जो हम लोग ने पढ़ा, लेकिन प्रोविजो कहता है provided that further investigation during the trial may be conducted with the permission of the court trying the case and same shall be completed within a period of 90 days। मतलब अगर ट्रायल चालू हो गया है, इंक्वायरी की बात नहीं हो रही है, तीन चीजें होती हैं। आई होप आपको पता हो, आई होप आपको पता हो कि तीन चीजें होती हैं। अरे यार, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। यहां पे आके एफआईआर होती है शुरू जैसे ही, और यहां पे एक्विटल हुआ है या फिर कन्विक्शन हुआ है, ये डिसाइड होता है। तो जो सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस बात कर रहा है, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल तो मतलब इस दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, कहां गया बीएनएस, आ जाओ बेटा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, इस समय पे आपको कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए। यहां पे मे वर्ड यूज हुआ है। क्यों मे इन्होंने यूज किया, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे, अब मान लीजिए कि इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, कोई बाहर बैठा हुआ था, ठीक है, पुलिस जिसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो बाहर बैठा हुआ था, उसको कोई एविडेंस सामने से मिल जाता है, तो वो ये तो करेगा नहीं कि जाएगा कोर्ट कि चलते हैं भाई, कोर्ट चलते हैं, परमिशन लेते हैं, फिर यहां पे आके एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तब तक पता चला एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसलिए मे वर्ड यूज किया गया है कि इट इज एडवाइजेबल दैट इफ यू वांट टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन देन यू शुड टेक द मजिस्ट्रेट इनटू कॉन्फिडेंस, भले ही वो इंक्वायरी किस टाइम पे ही क्यों ना हो। इरशाद अली वर्सेस अरशद अली करके केस है, उसमें यही बात को तब डिस्कस किया गया था जब बीएनएसएस आया भी नहीं था। क्या कहा गया था उसमें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज परमिसिबल even after filing of charge sheet under section this, however the investigating agency must seek permission from the magistrate before proceeding with further investigation। हां, आप कर सकते हैं अकेले भी, लेकिन इट इज एडवाइजेबल, और यहां पे तो मस्ट वर्ड यूज कर दिया है, मस्ट सीक, यू शुड सीक परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले फालतू में परेशान करें लोगों को, इसलिए ये कहा गया है। फाइलिंग अ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(8) डज नॉट ऑब्लिटरेट द ओरिजिनल चार्जशीट, बोथ मस्ट बी रेड टुगेदर। इसका मतलब कि एक पहले चार्जशीट फॉलो हो गई थी, वहां पे इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा था, आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आया आपने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो लिखा है वही सत्य है, दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा, पहली वाली चार्जशीट को भी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को भी। ठीक है, तो इसलिए दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा, पहले वाले को ऐसा नहीं कि मना कर दिया। तो दिस वाज फर्दर इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा चेंज आ गया है, एक तो 90 डेज की बात आ गई है, और एक जो केस लॉज में कहा गया था, कही गई थी चीजें, वो यहां पर डायरेक्टली कह दी गई हैं। अब आ जाता है इन्वेस्टिगेशन हो गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गया, व्हाट इज री इन्वेस्टिगेशन या डी नोवो इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कुछ ना तो आपको सीआरपीसी में मिलेगा ना बीएनएसएस में मिलेगा, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एक्सप्रेसली। तो फिर ये आता कहां से, इसका मतलब क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या था, एफआईआर हुई, हमने काम चालू कर दिया, एविडेंस कलेक्ट करने लगे, हमने चार्जशीट सबमिट कर दी, उसके बाद कुछ हुआ, हमने उसमें हमको लगा कि नहीं कोई और एविडेंसेस हैं, हमने मजिस्ट्रेट को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे परमिशन ली और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया उसी मामले में, और जो एविडेंस थे वो ला के रख दिए। तो हमने एक तरीके से कंटिन्यू किया, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसको कंटिन्यू किया फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोर्ट कह दे हम दोनों को नहीं मानते हैं, नया इन्वेस्टिगेशन लेके आओ, न्यू इन्वेस्टिगेशन, तो दैट इज कॉल्ड री इन्वेस्टिगेशन, और इसका कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी या बीएनएसएस में नहीं है। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑर्डर कर सकती हैं, जैसे हाई कोर्ट 482 में करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, जब आप 142 में जाइए, या फिर 136 में जो एसएलपी होता है उसमें भी कर सकती है, तभी कर सकती है कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं कर सकती, लोअर कोर्ट्स नहीं कर सकती, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन ऑर्डर। और इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी पुरानी चार्जशीट होती हैं, चाहे चार्जशीट हो या सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो, उनको कुछ नहीं माना जाता है और नए ढंग से चीज की जाती है, नया, दैट इज न्यू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
The term fresh or de novo investigation is not synonymous with the further investigation. Only constitutional court can order re-investigation or fresh investigation. क्यों? क्योंकि कहीं प्रोविजन ही नहीं है। अब प्रोविजन नहीं है तो लोअर कोर्ट तो ऑर्डर ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन 482 हम लोग जानते हैं, हम लोग 482 पढ़ रहे हैं। 482 में द कोर्ट कैन डू एनीथिंग टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। अगर कोर्ट को लग रहा है कि गलत इन्वेस्टिगेशन हुआ, इससे कुछ मतलब नहीं निकल के आएगा, अगर इसको साथ में पढ़ेंगे नए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से तो भाई पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट दोनों कह देगी कि पुरानी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वो नहीं मानते हैं, डी नोवो इन्वेस्टिगेशन होगा, दैट मींस री इन्वेस्टिगेशन होगा इसका, और इन्वेस्टिगेशन होगा, नई चार्जशीट आएगी और उसको पढ़ा जाएगा, पुराने वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन. Investigation is the normal process in which you collect evidence, you take a statement of the witnesses. Further investigation is the continuation of investigation, but re-investigation is a new investigation in which you do everything from the very starting, and you don't consider the charge sheet or supplementary charge sheet which was filed earlier in investigation or further investigation. ये पूरा इसकी जड़ है। जो केस था उसमें यह कहा गया था कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी अगर इन्वेस्टिगेशन है तो कोर्ट 482 का पावर यूज करके कॉश कर सकती है एफआईआर और पूरे केस को वहीं खत्म कर सकती है। Although the court should use it very sparingly, but it does not mean the court cannot do it. And which court I am talking about? I am talking about High Court under section 482 which of CRPC, which is now section 528 of BNSS, and they do it to secure the end of justice in the interest of justice. Thank you. अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ. If you have any doubt, comment down. I will reply, especially to this video.